एक दिल दहला देने वाली पॉसिबिलिटी है। व्हाट इफ एलियंस कोई और नहीं, हम खुद हो। करीब 14 बिलियन साल पहले जब यूनिवर्स का जन्म हुआ था, तब किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक छोटे से प्लेनेट पर हम जैसे कॉन्शियस बीइंग्स पैदा हो सकेंगे। करीब 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ का जन्म हुआ, 3.8 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत हुई और सिर्फ 3 लाख साल पहले हमारे पूर्वज यानी होमो सेपियंस अपीयर हुए। मतलब अगर तुम अर्थ की पूरी हिस्ट्री को 24 घंटे के अंदर कंप्रेस कर दो तो हम ह्यूमन सिर्फ 2 सेकंड पहले इस धरती पर आए हैं। लेकिन रात के आसमान को देखो, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और फिर जरा अपने आप से पूछो, क्या इतने मैसिव यूनिवर्स में सिर्फ हम ही इंटेलिजेंट लाइफ है, या फिर कहानी शायद बिल्कुल उल्टी है? व्हाट इफ एलियंस ऑलरेडी आ चुके हैं? व्हाट इफ उन्होंने हमसे पहले कांटेक्ट भी किया हो? व्हाट इफ एलियंस कोई और नहीं? व्हाट इफ एलियंस हम खुद हैं? अगर हम 10,000 BC से लेकर 3,000 BC के बीच में अर्ली सिविलाइजेशंस को देखें, लाइक मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और मेसो अमेरिकन्स, हमें एक चीज हर जगह कॉमन मिलेगी और वो है स्काई वर्शिप। सुमेरियंस जो लगभग 4000 BC में इमर्ज हुए, वो अपने टेस्ट में अनुनाकी का जिक्र करते हैं, यानी कि बीइंग्स जो हेवन से आए थे। इजिप्शियंस भी अपने फेरोस को सन्स ऑफ रा यानी कि सन्स ऑफ सन बोलते हैं। यहाँ पर भी सन गॉड का डायरेक्ट कनेक्शन है। मेसो अमेरिकन मिथ में फेदर्ड सर्पेंट गॉड्स सीधा आसमान से डिसेंड करते हैं। हर सिविलाइजेशन में ऊपर से आने वाले बीइंग्स का कॉन्सेप्ट क्यों रिपीट होता है? 40,000 BC से लेकर 5,000 BC तक के केव पेंटिंग्स देखो, लाइक फ्रांस, स्पेन और इंडिया के भिम्बेटकर केव्स। इनमें हमें प्रिमिटिव आर्ट देखने को मिलेंगे, पर कुछ फिगर्स बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल लगते हैं। इनमें कई ऐसे फिगर्स हैं जिसमें लार्ज हेड्स, सर्कुलर हेलोस और हेलमेट जैसी आउटलाइंस देखने को मिलेंगी। थ्योरीज का आइडिया बहुत ही सिंपल है कि एडवांस एक्सट्राटेरेस्ट्रियल ने अर्ली ह्यूमंस को नॉलेज दिया था, लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो केव आर्ट सिंबॉलिक होते हैं। पर फिर भी आखिरी में सवाल यही बचता है कि एंशिएंट ह्यूमंस का इमेजिनेशन इतना कंसिस्टेंटली स्काई सेंट्रिक क्यों था? जिस टाइम पीरियड में ये केव पेंटिंग्स कार्व की गई और ये सभी टेक्स्ट लिखे गए, उस वक्त ये सभी सभ्यताएं एक दूसरे से हजारों किलोमीटर्स की दूरी पर बसे हुए थे और आपस में कम्युनिकेशन करने का उनके पास कोई भी जरिया नहीं था। तो इससे सोचने वाली बात है, बिना किसी कम्युनिकेशन के इन सभी सिविलाइजेशन ने एक ही तरह का पैटर्न और स्टोरी लाइन कैसे फॉलो की? लाइक स्वर्ग और नरक की कहानियां, स्काई बीइंग्स, आसमान से आने वाले देवता, क्या वो स्टार्स को सिर्फ देख रहे थे या उन्हें फील भी कर रहे थे? अब चलते हैं 500 BC से लेकर 500 CE के बीच, पेरू के नास्का डेजर्ट्स में। यहाँ ग्राउंड पर मैसिव जियोग्लिम्स बने हैं, लाइक हमिंग बर्ड्स, मॉन्कीज, यहाँ तक कि स्ट्रेंज ह्यूमनॉइड फिगर्स भी जो सिर्फ स्काई से क्लियरली विजिबल है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं, वो भी एलियन स्पेसक्राफ्ट के लिए। सेम डिबेट्स पिरामिड्स के ऊपर भी होती है। पिरामिड्स ऑफ गीजा का ओराइन बेल्ट के 3 स्टार्स के साथ परफेक्टली अलाइन होना। करीब 2500 BC के अराउंड बिल्ड हुए ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा को लोग एलियन से जोड़कर देखते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो ये तक बोलता है कि पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करना आज की टेक से भी बहुत मुश्किल है। हो सकता है शायद उनकी किसी ने हेल्प की थी, या शायद ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एंशिएंट इंजीनियरिंग और कलेक्टिव मैन पावर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिसाल थी। अब जंप करते हैं सीधा 1947 पर, द रॉसवेल इंसिडेंट। न्यू मैक्सिको डेजर्ट में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्रैश होता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट में लिखा गया था कि उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसरर रिकवर किया है, लेकिन अगले ही दिन यूएस आर्मी ने उस रिपोर्ट में कुछ करेक्शंस किए और एक न्यू रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें लिखा था कि ये कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा वेदर बलून है। यूएस आर्मी के इस एक्शन के बाद लोग सवाल जवाब करने लगे कि अगर ये सच में एक वेदर बलून था तो इनिशियल रिपोर्ट में इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया, और सिर्फ इतनी सी बात को कवर अप करने के लिए यूएस आर्मी को ही आगे क्यों आना पड़ा, वो भी इंसिडेंट के जस्ट नेक्स्ट डे। लेकिन सबसे बड़ा एलियन और यूएफओ साइटिंग का एविडेंस 2020 में पेंटागन ने खुद से रिलीज किया था। 1950 में एक फिजिसिस्ट एंड्रिको फर्मी ने एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा, वेयर इज एवरीबॉडी? यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स होने चाहिए। अगर इंटेलिजेंट लाइफ कॉमन है तो उनके सिग्नल्स, उनके प्रोब्स और उनके स्ट्रक्चर्स हमें आज तक मिले क्यों नहीं? और इसके काफी सारे सॉल्यूशंस दिए गए, लाइक रेयर अर्थ हाइपोथेसिस जो कहती है कि इंटेलिजेंट लाइफ एक्सट्रीमली रेयर है। द ग्रेट फिल्टर थ्योरी सजेस्ट करती है कि सिविलाइजेशंस अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं बिफोर गोइंग इंटरस्टेलर। द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग एडवांस स्पीशीज इंटेंशनली अपनी एग्जिस्टेंस छुपाती है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी लॉजिकली एग्जिस्ट करती है, व्हाट इफ हम ही ट्रैवलर्स हैं? व्हाट इफ इस खामोशी का रीजन ये है कि हम अपने ओरिजिनल प्लेनेट पे है ही नहीं, हम ऑलरेडी किसी और प्लेनेट से अर्थ पर आए हैं। हम फिजिकली वीक है कंपेयर टू एनिमल्स, ना ही तो हमारे पास क्लॉज हैं, ना ही फर और ना ही वेनम। हमें सनलाइट बर्न्स होते हैं, बैक प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है, चाइल्ड बर्थ बहुत ही पेनफुल है,
साइंस कहता है कि इवोल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन नहीं बल्कि एडेप्टेशन है। लेकिन अब एक सेकंड के लिए पर्सपेक्टिव फ्लिप करके देखो। हम एलियंस को स्पेस में सर्च कर रहे हैं, रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं, टेलीस्कोप से एक्सोप्लैनेट को स्कैन कर रहे हैं। पर अगर कहानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो अगर बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले लाइफ कहीं और से स्टार्ट हुई हो और एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स के थ्रू यहाँ पर आ गई हो, तो अगर हम ह्यूमंस अर्थ के नेटिव हो ही ना तो टेक्निकली देखा जाए तो हम ऑलरेडी स्टारडस्ट हैं। हमारी बॉडी का हर एक एटम कभी किसी स्टार की बॉडी का हिस्सा था। तो एलियंस का होना इतना इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट नहीं लगता। और अगर ऐसा है तो असली क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम किसी और प्लेनेट से आए हैं तो आखिर क्यों आए? हमें वहां से एस्केप करना ही क्यों पड़ा? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन था? और सिर्फ यही नहीं बल्कि सवाल ये भी उठता है कि अगर हम किसी और प्लेनेट से आए हैं तो क्या लाइफ केमिकली और फिजिकली स्पेस के थ्रू ट्रैवल कर भी सकती है या नहीं? साइंस इमेजिनेशन को रिजेक्ट नहीं करती, साइंस इमेजिनेशन को टेस्ट करती है। और जब हम टेस्ट करते हैं तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग आइडिया सामने आता है, पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पैन का मतलब है ऑल और स्पर्मा का मतलब है सीड, मीनिंग सीड ऑफ लाइफ एवरीवेयर। लाइफ का सीड शायद एक प्लेनेट तक लिमिटेड नहीं होता, ये सीड प्लेनेट टू प्लेनेट ट्रैवल करते रहते हैं। पैंसपर्मिया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग माइक्रोबियल लाइफ या लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, कॉमेट्स और मीटियोराइट्स के थ्रू एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक ट्रैवल कर सकते हैं। 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरा मुर्चिसन मीटियोराइट ने साइंटिस्ट को शॉक कर दिया क्योंकि उसके अंदर डजन्स ऑफ अमीनो एसिड्स मिले, वही मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, जो तुम्हारी बॉडी के टिश्यूज और एंजाइम्स का बेस है। स्पेस मिशंस ये भी शो करते हैं कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम रेडिएशन और वैक्यूम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर 4 बिलियन साल पहले किसी प्लेनेट पे माइक्रोबियल लाइफ डेवलप हुई हो और फिर वहाँ पर एक मैसिव एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हुआ हो तो रॉक्स स्पेस में इजेक्ट हो सकते हैं और उन रॉक्स में ट्रैप्ड माइक्रोब्स बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। देखो, आज के टाइम पे मार्स एक कोल्ड और साइलेंट डेजर्ट है, पर 4 बिलियन साल पहले मार्स बिल्कुल डिफरेंट था। ऑर्बिटल डेटा और रोवर्स मिशन ने एविडेंस दिया है कि मार्स पर फ्लोटिंग रिवर्स थी, लेक्स भी थी और शायद एक शैलो ओशन भी था। उसके पास थिकर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड भी थी। लेकिन फिर ग्रेजुअली सोलर विंड ने एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई और प्लैनेट इनहॉस्पिटेबल हो गया। इसी पीरियड में लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान पूरे सोलर सिस्टम में मैसिव एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स कॉमन थे। हमने अर्थ पर ऐसे मीटेरॉइड्स डिस्कवर किए हैं जिसका ओरिजिन मार्स से ट्रैक किया जाता है। अब इमेजिन करो कि अगर मार्स पे माइक्रोबियल लाइफ थी और एक वायलेंट इम्पैक्ट ने उसे स्पेस में इजेक्ट कर दिया तो वो फ्रेगमेंट्स अर्थ पर लैंड कर सकते हैं। और अर्थ उस वक्त कूलिंग फेज में थी, ओशंस भी फॉर्म हो रहे थे। अर्थ लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट थी। अगर ऐसा हुआ था तो क्या हम अर्थियन हैं या फिर मार्शियन? अब देखो, लाइफ का सीड चाहे कहीं से भी आया हो, एक फैक्ट अनडिनायबल है कि इवोल्यूशन तो अर्थ पे ही हुआ था। 3.8 बिलियन साल की बायोलॉजिकल हिस्ट्री ने सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी तक पुश किया था। 600 मिलियन ईयर्स पहले कॉम्प्लेक्स लाइफ डाइवर्सिफाई हुई। 230 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स डोमिनेट करते थे। 66 मिलियन ईयर्स पहले उनका एक्सटेंशन मैमल्स के लिए अपॉर्चुनिटी बना। और फिर सिर्फ 3 लाख साल पहले हमारे पूर्वज यानी कि होमो सेपियंस इमर्ज हुए। ह्यूमन इवोल्यूशन का सबसे फैसिनेटिंग फेज था ब्रेन एक्सपेंशन। होमोजीनस लगभग 2 मिलियन साल पहले अपीयर हुए थे और धीरे धीरे करके ब्रेन साइज इंक्रीज होता गया। हमारी अर्थ करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन सिर्फ 10,000 साल पुरानी। अगर 4 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ मार्स से ट्रांसफर हुई भी थी तो उसके बाद भी इवोल्यूशन अर्थ पर ही हुई है। इसलिए साइंटिफिकली ये कहना गलत होगा कि हम अर्थ के नहीं हैं। लेकिन अगर हमारा ओरिजिन स्पार्क इंटरप्लैनेटरी हो तो हमारी आइडेंटिटी सिर्फ प्लैनेटरी नहीं बल्कि कॉस्मिक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि लाइफ मार्स से आई थी। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि पैंसपर्मिया एक्चुअली हुआ था। स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस यही सपोर्ट करते हैं कि लाइफ अर्थ पर ही इवॉल्व हुई। लेकिन अगर एक बार को अज्यूम कर भी ले कि लाइफ अर्थ से नहीं बल्कि बाहर से आई है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्यों? हमारा यूनिवर्स रैंडम इवेंट से भरा हुआ है। अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे हमसे कोई ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हो और उनका प्लेनेट खत्म होने की कगार पर हो तो क्या वो अपने प्लेनेट का फेट एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो सर्वाइवल का प्लान बनाएंगे? इसका बहुत ही लॉजिकल आंसर है कि वो सर्वाइवल का प्लान बनाएंगे। हमारा प्लेनेट भी परमानेंट नहीं है। आज से कुछ 100 सालों बाद हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी
कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए हमारी अर्थ छोड़ के किसी और प्लेनेट पे जाना पड़े। अगर कोई सिविलाइजेशन अपने स्टार की एजिंग फेज को डिटेक्ट कर सके तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनका स्टार अनस्टेबल हो रहा है। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इंटरस्टेलर प्रोब्स है, डीप स्पेस प्रोपल्शन है, तो वो समझ जाएंगे कि एक ही प्लेनेट पर रहना उनकी सभ्यता के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो अपने बायोलॉजिकल डेटा को प्रिजर्व करेंगे। वो भले ही फिजिकली रिलोकेट करें या ना करें, पर वो अपने जेनेटिक सीड को स्पेस में डिस्पर्स जरूर करेंगे। अब एक और डायमेंशन ऐड होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्यों हमें ये आइडिया इतना अट्रैक्टिव लगता है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम कहीं और से आए हैं। ह्यूमंस यूनिकली सेल्फ अवेयर हैं। हम अपनी मोर्टेलिटी समझते हैं, अपने प्लेनेट की फर्टिलिटी समझते हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे हम अर्थ के इकोसिस्टम के साथ स्लाइटली मिसअलाइंड हैं। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि हम हर एक चीज के बारे में क्यूरियस होते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, रिसर्च करते हैं और आंसर्स की तलाश करते हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी जब तक हमारे अंदर रहेगी, हम सभी पॉसिबल थ्योरीज को एक्सप्लोर करते रहेंगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी ह्यूमंस का सबसे बड़ा नेचर है। स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।